नेक्स्ट वन इज डेरिवेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। तो देखो मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है, इसको पहले समझ लेते हैं। बड़ी आसान सी चीज़ है। एक पार्टिकल है m1 मास का जो ए पे पड़ा है, दूसरा है बी पे पड़ा हुआ। उनकी पोजीशन वेक्टर r1 r2 होंगे, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। जो नई चीज़ है वो है ये, इनके बीच में इनका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, लाइन ज्वाइनिंग पे ही होता है और सेंटर पे ही होता है, अगर मासेस बराबर है तब। अगर मासेस बराबर नहीं है तो कहाँ होता है, जो भारी मास होगा, फॉर एग्जांपल जैसे दो पार्टिकल ली मैंने, ये और एक ये बड़ा वाला, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से भारी वाली मास की तरफ होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। ये m1 आ गया, ये m2 आ गया, ठीक है। और एक और अच्छी बात, जब ये मूव करते हैं, जब इनका मोशन होता है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये दोनों चलते चलते सेंटर ऑफ मास पे जाके मिल जाते हैं एक दूसरे से। मतलब अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है ना F12 और F21 में, ये फोर्स लगने पर ये इस तरफ खींचेगा, लेफ्ट वाला राइट साइड खींचेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि भारी वाले की तरफ जाएंगे, ये जाएंगे अपने सेंटर ऑफ मास की तरफ। और ये सभी में वैलिड होता है, सन में, अर्थ में, सन और जुपिटर में, सभी में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सभी में वैलिड होता है। तो ये मासेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन मिलते कहाँ जाके, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। वापस आ जाओ। तो देखो यही सब लिखना होता है आपको, तो मैं यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। और वो कहाँ पे पड़े हुए, a1 और a2 पे, वो हमने डायग्राम में बना दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नया क्या है, नया है ये फोर्स, ये F1 F2 जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, F21 और F12 जो है वो इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन एक्सटर्नल की वजह से तो होती है। तो हमने वो वाला केस कंसीडर किया जिसमें दोनों आ जाएं, ठीक है, ताकि एक जनरल सी टर्म बन जाए हमारे पास। तो अब देखते हैं आगे। तो ये आ गया आपके पास डायग्राम। अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो अगर आपने ये सब लिख ही दिया है तो आगे भी लिख लेते हैं। तो देखो, अब पोजीशन मैंने दिखा दी है तो हम लिख भी देते हैं उसको। तो फर्स्ट पार्ट का पड़ा हुआ है R1 पार्ट पे, मतलब R1 वेक्टर दूरी पे, तो उसको नाम दे देते हैं ओ ए डैश, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, विच इज़ R1 वेक्टर, एंड ओ बी डैश इज इक्वल टू R2 वेक्टर, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी तो होगी ना कहीं, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रही है, एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लाइज बिटवीन देम, ठीक है। ऑन लाइन ज्वाइनिंग, ये भी मैंने आपको बता दी है। और मान लेते हैं वो ए बी की लाइन ज्वाइनिंग पे है, तो उसकी पोजीशन वेक्टर जो है वो डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या है ये, ओ सी है, तो ओ सी भी लिख देते हैं। ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, ठीक है। तो देखो, अब आर को इवेलुएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटीज कंसीडर कर लेते हैं, v1 एंड v2। तो v1 एंड v2 आर वेलोसिटीज ऑफ m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली एट एन इंस्टेंट t। तो v1 v2 लिख भी देते हैं, क्या होता है। अब देखो, अब आपको पता है v1 क्या होता है, v1 इज वेलोसिटी में चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो यहाँ लिख देते हैं dr1 अपॉन dt। और दूसरी के लिए क्या लिखेंगे, v2 इज इक्वल टू dr2 अपॉन dt। ये आ गया आपके पास। उसके बाद अब हमें पता है F1 F2 जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर, है ना। तो वो लग रही है M1 M2 पे। अब देखो उसकी डायरेक्शन कोई भी बनाई हो सकती है, रैंडमली मैंने ये वाली बना दी। तो मतलब F1 F2 की डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से ले सकते हो कहीं पे भी, लेकिन F12 और F21 ये जो फोर्सेस हैं वो डिफाइंड है, वो एक दूसरे की तरफ ही होंगी, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने F1 F2 तो लिख ही दिया हुआ है।
अब तो होगा ये कि अब मोशन हो रहा है तो वेलोसिटीज हैं तो मोमेंटम भी होंगी। तो इन दोनों के मोमेंटम जो है वो होगी P1 इज इक्वल टू M1 V1 एंड P2 इज इक्वल टू M2 V2। अब हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नेट फोर्स जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, यही होता है। तो अब ये हम फर्स्ट और सेकंड के लिए लिख सकते हैं ना। अब देखो टोटल फोर्सेस फर्स्ट पार्टिकल पे क्या लग रही है, एक है F12 और एक है F1। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है जो कि म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देते हैं दोनों के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करूं तो आप लिखोगे यहाँ पे F1 प्लस F12 विद वेक्टर्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, dp1 अपॉन dp2 dt। और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, F2 प्लस F21, ये नेट फोर्स लग रही है इस पे ये नेट फोर्स लग रही थी, इज इक्वल टू ये सेकंड पार्टिकल के लिए तो dp2 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय dt। ये आ गया आपके पास टोटल फोर्सेस। तो ये फोर्स लग रही है, आपने मोमेंटम के साथ भी लिख दी है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, F1 प्लस F12, ये जो हैं ये तो अभी कुछ नहीं करेंगे हम इसको, P की जगह आपने अभी अभी वैल्यू लिखी थी वो पुट कर देते हैं। तो dt ऑफ क्या आएगा, ये M1 V1, तो ये आ गया M1 V1। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, F2 प्लस F21 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही लिखना है डी की जगह, पी की जगह डी तो लिखना ही है, पी की जगह लिखना है M2V2 क्योंकि ये सेकंड पार्टिकल के लिए। तो जहाँ जहाँ वेक्टर होगा वहाँ आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अब हमें पता है कि वैसे तो F1 और F2 जो है वो F12 और F21 जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन कब, जब ये सम में होंगे। तो अभी हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही दोनों को ऐड करूँगा तो LHS आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21, ये सब आ जाएंगे, इन सबको ऐड कर देना। तो ये ऐड कर दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएगी। तो डी ऑफ, मैं इकट्ठा लिख देता हूँ इनको कॉमन निकाल के, तो M1V1 प्लस M2V2 ये आ गया। तो आगे लिख दो, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन F12 इज इक्वल टू माइनस F21 अगर ये इंटरनल फोर्सेस है तो, और जो कि हैं हमने ऊपर डायग्राम में बनाई हैं। तो इसका मतलब आप इसको हटा सकते हो अब यहाँ से। तो जैसे ही आप इसको हटा दोगे तो ये बन जाएगा F1 प्लस F2 इन वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म लगाना ज़रूरी है क्योंकि F12 किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वेक्टर नहीं लगाना है तो फिर हमें वो रिजॉल्व करके लिखने पड़ेंगे, बट फिलहाल के लिए चलो ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये आ जाएगा आपके पास M2V2, ठीक है, सब कुछ आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो टोटल फोर्स जो भी लग रही है आप इस पूरे सिस्टम पे। तो अब ये पूरे सिस्टम पे लग रही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब आप चाहो तो V को भी ओपन कर दो, F वेक्टर इज इक्वल टू डी ऑफ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो M1 और V1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, DR1 वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्लस M2 DR2
डिवाइडेड बाय डी टी, ये बन गया। अभी टोटल फोर्स एफ है, ठीक है। अब बस इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो डी डी टी फिर से कॉमन आ गया, इन सबको बाहर निकाल दो तो बाहर बन जाएगा आपके पास डी स्क्वेयर बाय डी टी। याद रखना यहाँ से वेक्टर नहीं हटाना है आपने, ठीक है। ये वाले वेक्टर नहीं हटाना है, ये क्या कोई भी वेक्टर नहीं हटाना है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर आपको वेक्टर से याद है तो, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना होता है तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ता है, आपको ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म का फ़ायदा बस ये होता है। तो वेक्टर एडिशन ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, सब कुछ जितने भी आपको एडिशन दिख रहे हैं वो सब वेक्टर एडिशन है। एंगल्स के साथ आएंगे तो आपको चेंज करने पड़ेंगे, जो कि कम से कम डेरिवेशन में तो नहीं होता है, ठीक है। बाकी जगह तो हम कर ही देते हैं। तो डी स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर, डबल डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी, जो बच गया अंदर, कौन बच गया, m1 r1 प्लस m2 r2, ये आ गया आपके पास, ये बन गई आपके पास वैल्यूज़, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो दोनों साइड कर देते हैं, दोनों साइड मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं। तो दोनों साइड नहीं बोलना था, ऊपर नीचे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देते हैं हम, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ वेक्टर, तो ऐसे ही रहेगा, राइट साइड पे ही करना है ना, तो ऊपर नीचे करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट साइड करने की ज़रूरत नहीं हमें, कर भी दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो हमने सिर्फ राइट साइड ही करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना ऑन राइट साइड। तो जैसे ही मैं ये मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, एक तो m1 प्लस m2 को बाहर ही लिख देते हैं, दूसरा डी स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर, सब कुछ मल्टीप्लाई में तो हम बाहर भी लिख सकते हैं अंदर भी, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ अब m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, और इसके साथ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वही m1 प्लस m2। ये बन गया आपके पास सिचुएशन, ठीक है। अब इसको संभाल के रख लेना। अब क्या होगा, अगर हम सपोज कर लें, जो कि होता ही है, इफ टोटल मास इज कंसंट्रेटेड एट सी पॉइंट, जो कि होना ही था, सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। देन इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, सेम इक्वेशन सेम फोर्सेस। अब देखो दोनों मासेस को हटा के तो लिखना है हमें, ठीक है। तो दोनों मासेस को हटा के लिखेंगे तो इसकी जगह आर आना चाहिए, तो सेम इक्वेशन बन जाएगी इसी टाइप की। तो उसमें आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू m1 प्लस m2, साथ में क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास आर वेक्टर, ठीक है। अब बस आपको कंपेयर करना है इनको, दो इक्वेशन मैं दे चुका हूँ, इसको मैं थर्ड दे देता हूँ और इसको मैं फोर्थ इक्वेशन दे देता हूँ। तो इनको इक्वेट करेंगे तो हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब हमें पता है ये m1 प्लस m2, ये भी सेम सेम है दोनों में, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब ये बन जाएगा आपके पास, तो देखो m1 m2 लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, सिंपली इक्वेशन बन जाएगी जो, उसमें r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेज लगने की वजह से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में जो चेंज आएगा वो हमने ये लिख दिया, एफ इज इक्वल टू एम ए, टोटल मास इनटू चेंज इन पोजीशन, मतलब एक्सलरेशन, चेंज इन पोजीशन की डिफरेंशिएशन।
तो ये बन गया आपके पास r, यही आपको फाइंड करना था। तो ये इतनी सी डेरिवेशन है, आपने इसको दोबारा से देख लेना है और सॉल्व होगी।